दुनिया में सबसे ज्यादा मुनाफा कमाने वाला बिजनेस आखिर है कौन सा? अगर हम लोगों से पूछें तो ज्यादातर जवाब आएंगे ऑयल यानी तेल, या शायद हथियार, या फिर आजकल की बड़ी टेक कंपनियां। लेकिन क्या हो अगर मैं आपको बताऊं कि एक ऐसी इंडस्ट्री है, एक ऐसी मोनोपोली है जो सिर्फ और सिर्फ धुआं बेचकर इतना पैसा छापती है जितना शायद सऊदी अरब तेल बेचकर भी नहीं कमा पाता। सुनकर थोड़ा अजीब लगा ना, लेकिन यह सच है। आज के इस गहरे विश्लेषण में हम एक ऐसी इन्वेस्टिगेटिव जर्नी पर निकलने वाले हैं जो ग्लोबल हेल्थ पॉलिसी के सबसे बड़े और सबसे खतरनाक फेलियर का पर्दाफाश करेगी। हम एक ऐसी इंडस्ट्री की तह तक जाएंगे जहां मुनाफा किसी आम बैलेंस शीट पर नहीं बल्कि सीधे शमशान घाटों में गिना जाता है। आज हम उन तथ्यों, उन छुपे हुए दस्तावेजों और उन ग्लोबल नेटवर्क्स को ट्रेस करेंगे जो ये साबित करते हैं कि कैसे दुनिया भर की सरकारें, जिन्हें हमारी और आपकी सेहत की रक्षा करनी चाहिए थी, वो खुद मौत का व्यापार कर रही हैं। कैसे इंटरनेशनल हेल्थ रेगुलेशंस को खरीदा जाता है और कैसे पूरे के पूरे सिस्टम को मैनिपुलेट किया जाता है। ये एक ऐसी सच्चाई है जो आपको अपने आसपास के सिस्टम को एक बिल्कुल नए नजरिए से देखने पर मजबूर कर देगी। तो चलिए इस सफर की शुरुआत करते हैं। ओके, सबसे पहले इस आंकड़े को देखिए। 2.4 ट्रिलियन, 2.4 ट्रिलियन। ये कोई छोटी मोटी संख्या नहीं है जिसे हम आसानी से इग्नोर कर दें। सोचिए, इसमें कितने जीरो आते हैं। ये वो स्टैगरिंग नंबर है जो दर्शाता है कि अकेले साल 2022 में चाइना टोबैको ने कितनी सिगरेट्स बेची हैं। एक साल और 2.4 ट्रिलियन सिगरेट्स। अब इस आंकड़े को थोड़ा और डीपली समझते हैं। दुनिया की कुल आबादी का करीब 17% हिस्सा चाइना में रहता है, राइट? लेकिन पूरी दुनिया में जितनी भी सिगरेट पी जाती है उसकी आधी, जी हां, 50% अकेले चाइना में ही फूकी जाती है। वहां का हर 5वां इंसान निकोटीन का गुलाम बन चुका है। अगर गिनती करें तो ये करीब 30 करोड़ लोग होते हैं, और इस पूरे विशाल 80 मार्केट के 97% हिस्से पर किसी और का नहीं, सिर्फ और सिर्फ चाइना टोबैको का एक छत्र राज है। इस डोमिनेशन को समझने के लिए एक तुलना करते हैं। अगर हम दुनिया की दूसरी सबसे बड़ी कंपनी फिलिप मॉरिस और उसके बाद की 21 सबसे बड़ी टोबैको कंपनियों को एक साथ मिला दें, उनका सारा प्रोडक्शन जोड़ दें, तो भी चाइना टोबैको अकेले उन सबसे कहीं ज्यादा सिगरेट्स बनाती है। ये एक ऐसी मोनोपोली है जिसका कोई मुकाबला ही नहीं है। और ये चार्ट ब्रिलियंटली इलस्ट्रेट करता है कि आखिर इस मोनोपोली की असली ताकत है क्या। यहाँ हम दुनिया के सबसे बड़े कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट को आमने सामने देख सकते हैं। एक तरफ आपको दिख रहा है चाइना का 2022 का डिफेंस बजट, $214 बिलियन। हम सब जानते हैं कि चाइना एक मिलिट्री सुपर पावर है जो हर साल हजारों नए टैंक्स, वॉरशिप्स और एडवांस्ड फाइटर जेट्स पर बेहिसाब पैसा खर्च करता है। और अब दूसरी तरफ देखिए, अकेले चाइना टोबैको से आने वाला रेवेन्यू है $213 बिलियन। ये ऑलमोस्ट बराबर है। सोचकर देखिए, देश की सेना चलाने का खर्च और लोगों को धुआं बेचने से आने वाली कमाई दोनों लगभग एक समान है। चाइना की सरकार का 7% से ज्यादा टोटल रेवेन्यू सिर्फ और सिर्फ इस सिगरेट के बिजनेस से आता है। यहां तक कि चाइना का जो फेमस और कंट्रोवर्शियल बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव चल रहा है, उसकी ग्लोबल फंडिंग में इस टोबैको रेवेन्यू का एक बहुत बड़ा और अहम हिस्सा है। ये एक परफेक्ट बट फेटल बिजनेस मॉडल बन चुका है, जहां एक मिलिट्री सुपर पावर अपने ग्लोबल एम्बिशंस को फाइनेंस करने के लिए अपने ही नागरिकों की लत का सहारा ले रहा है। लेकिन यहां एक बड़ा सवाल उठता है, ये सब अचानक से तो नहीं हो गया होगा, है ना? आखिर एक पूरे के पूरे सुपर पावर को, एक इतनी बड़ी आबादी को इस चीज की लत लगी कैसे? कैसे शुरू हुई ये कहानी? आइए हिस्ट्री के पन्नों में थोड़ा पीछे चलते हैं और जानते हैं कि इस विशालकाय मोनोपोली को शुरुआत से कैसे ग्राउंड अप डिजाइन किया गया। अगर हम इतिहास को ध्यान से देखें तो इस साजिश की कड़ियां बहुत पहले जुड़ती हुई मिलती हैं। बात है साल 1880 की। अमेरिका के एक बहुत शातिर बिजनेसमैन थे जेम्स बी ड्यूक। जब उन्होंने पहली ऑटोमेटिक सिगरेट मशीन खरीदी तो उनका प्रोडक्शन इतना बढ़ गया कि उन्हें एक नए विशाल बाजार की तलाश थी। उनकी चतुर नजर गई सीधे चाइना की तरफ। उस वक्त वहां की आबादी करीब 43 करोड़ थी। ड्यूक को वहां इंसान नहीं बल्कि 43 करोड़ फेफड़े नजर आए जो उनके नए कस्टमर बन सकते थे। उनकी कंपनी ने ऐसी एग्रेसिव मार्केटिंग की जिसका उस जमाने में किसी ने सोचा भी नहीं था। औरतों की तस्वीरों वाले लंबे चौड़े पोस्टर्स लगाए गए, स्ट्रीट कॉर्नर्स पर मुफ्त सिगरेट्स बांटी गईं ताकि पहली लत मुफ्त में लग जाए। उसके बाद दौर बदला और आया 1949 का साल। माओ जेडोंग ने सत्ता पलटी और कम्युनिस्ट पार्टी पावर में आई। माओ खुद एक चेन स्मोकर थे और आपको जानकर हैरानी होगी कि वो सिगरेट पीने को एक गहरी सांस लेने की एक्सरसाइज बताया करते थे। उन्होंने इस फॉरेन कॉर्पोरेट ग्रीड को खत्म करके पूरी टोबैको इंडस्ट्री को नेशनलाइज कर दिया। अब धुआं बेचना देशभक्ति का काम हो गया था और छिंगवा जैसी लोकल सिगरेट नेशनलिज्म का प्रतीक बन गई। फिर आया इस मोनोपोली का आखिरी मास्टर स्ट्रोक जो खेला 1982 में डेंग शॉपिंग ने। देश की इकोनॉमी उस वक्त डूब रही थी। डेंग ने पूरे देश में बिखरी हुई अलग अलग सारी फैक्ट्रियों को एक साथ जोड़ दिया और एक ऐसी जाइगेंटिक मोनोपोली खड़ी कर दी जिसका असर आज हम देख रहे हैं।
लत का इस्तेमाल इकोनॉमी बचाने के लिए होने लगा। डेंग शॉपिंग एक काबिल नेता थे और वो एक बात बहुत अच्छे से जानते थे कि इस विशाल मोनोपोली पर आगे चलकर भविष्य में हेल्थ एक्सपर्ट्स द्वारा सवाल जरूर उठाए जाएंगे। इसलिए उन्होंने एक ऐसी रेगुलेटरी अनोमली तैयार की, एक ऐसा लूपहोल बनाया जो दुनिया में शायद ही कहीं और देखने को मिले। 2 नाम ध्यान से सुनिएगा। पहला CNTC यानी चाइना नेशनल टोबैको कॉरपोरेशन, जिसका काम है ढेर सारी सिगरेट बनाना और बेचना, और दूसरा STMA यानी स्टेट टोबैको मोनोपोली एडमिनिस्ट्रेशन, जिसका काम है इस टोबैको इंडस्ट्री को रेगुलेट करना, उस पर नियम लगाना। कागज पर अगर आप देखेंगे तो ये 2 अलग-अलग संस्थाएं लगती हैं, लेकिन हकीकत में असल में ये दोनों बिल्कुल एक ही हैं। दोनों का हेडक्वार्टर्स एक ही बिल्डिंग में है, उनके बड़े अधिकारी एक ही हैं और इन दोनों का मालिक भी एक ही है, चाइना की सरकार। अब आप ही सोचिए, ये तो बिल्कुल वैसा ही हुआ ना जैसे कोई शातिर अपराधी खुद ही अपना जज, अपना ज्यूरी और खुद ही पुलिस वाला बन जाए। ये मोनोपोली अपना मुनाफा बढ़ाने के लिए खुद रूल्स बनाती है और पब्लिक हेल्थ रेगुलेशंस को कंट्रोल करने के लिए खुद ही फैसले लेती है। ये एक परफेक्ट क्लोज लूप है। और जहां सिस्टम इतना बायस्ड हो, वहां नतीजे कितने खतरनाक हो सकते हैं वो इस नंबर से साफ पता चलता है। 5 करोड़ से लेकर 7 करोड़ तक। ये सिर्फ एक एस्टिमेट नहीं है, ये ग्लोबल बर्डन ऑफ डिजीज की रिगरस साइंटिफिक रिसर्च का ऑब्जेक्टिव डेटा है। ये डेटा चिल्ला चिल्ला कर बताता है कि पिछले 3 दशकों में अकेले इस एक कॉरपोरेट एंटिटी, सिर्फ इस एक स्टेट ओन्ड मोनोपोली के बनाए धुएं ने करीब 5 से 7 करोड़ लोगों की जान ली है। अगर हम इसको साल दर साल देखें तो हर साल लगभग 20 से 25 लाख लोग सिर्फ इस वजह से मरे जाते हैं। इंसानी इतिहास में किसी एक युद्ध, किसी एक बीमारी या किसी भी एक कंपनी के प्रोडक्ट से मरने वाले लोगों का ये सबसे बड़ा, सबसे भयानक आंकड़ा है। और ऐसा नहीं है कि किसी ने इसके खिलाफ आवाज नहीं उठाई। जब भी सिविल सोसाइटी के लोगों ने या ह्यूमन राइट्स वकीलों ने कोर्ट में केस करने की कोशिश की, पब्लिक हेल्थ कैंपेन्स चलाने की कोशिश की, तो स्टेट की पावर ने उन्हें बहुत बुरी तरह से, कड़ी ताकत से कुचल दिया। क्योंकि इस सरकार के लिए ये कंपनी सिर्फ मुनाफा कमाने का जरिया नहीं है, बल्कि अपने सिटीजन्स और अपनी इकोनॉमी पर सत्ता कंट्रोल करने का एक बड़ा हथियार भी है। अच्छी बात यह है कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर हेल्थ ऑर्गेनाइजेशंस हैं जो नियम बनाते हैं, राइट? लेकिन अब हम अपनी इन्वेस्टिगेशन के उस हिस्से में प्रवेश कर रहे हैं जो वाकई में चौंकाने वाला है। हम देखेंगे कि कैसे ये ताकतवर मोनोपोलीज सिर्फ अपने देश की सरहदों तक सीमित नहीं रहती, बल्कि ये अंतर्राष्ट्रीय हेल्थ ऑर्गेनाइजेशंस में किस तरह घुसपैठ करती हैं और ग्लोबल हेल्थ रूल्स को अंदर से खोखला कर देती हैं। अब इस स्लाइड पर जो दिख रहा है वो इस पूरी साजिश का एक बहुत ही दिलचस्प और डायरेक्ट सबूत है, एक स्मोकिंग गन। बात है 2005 की। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन यानी WHO ने दुनिया भर में टोबैको कंपनियों पर लगाम कसने के लिए FCTC नाम की एक बहुत स्ट्रिक्ट इंटरनेशनल ट्रीटी बनाई। अब नियम के मुताबिक इस ट्रीटी का सभी भाषाओं में अनुवाद होना था। जब इस मैंडेटरी ट्रीटी को चीनी भाषा में ट्रांसलेट किया जा रहा था तो गेस कीजिए क्या हुआ। चाइना टोबैको के कूटनीतिक अधिकारियों ने बड़ी ही चालाकी से उस ट्रांसलेशन कमेटी के अंदर अपनी जगह बना ली। उन्होंने वहां बैठकर ओरिजिनल इंग्लिश ड्राफ्ट के शब्दों को बड़ी खामोशी से बदल दिया। ओरिजिनल ड्राफ्ट में लिखा था कि हर देश को इंडोर स्मोकिंग पर बैन लगाना ही होगा। ध्यान दीजिए, वहां मस्ट बैन लिखा था। लेकिन इन अधिकारियों ने ट्रांसलेशन में उसको लिख दिया बैन लगाना चाहिए, यानी शुड बैन। एक झलक में शायद एक छोटा सा ट्रांसलेशन एरर लगे, लेकिन इस एक छोटे से शब्द के हेरफेर ने उस कानून की सारी बाइंडिंग शक्ति ही खत्म कर दी। और सबसे हैरानी की बात यह है कि ऐसा उन्होंने 1 या 2 नियम के साथ नहीं किया, बल्कि करीब 68 मैंडेटरी इंटरनेशनल रूल्स को उन्होंने महज एक सुझाव या रिकमेंडेशन में बदल कर रख दिया। बाद में इन्हीं टोबैको ऑफिशियल्स ने खुलेआम अपनी एक पब्लिश की हुई किताब में इस बात का घमंड भी जताया कि देखो कैसे उन्होंने इंटरनेशनल ग्लोबल प्रेशर की हवा निकाल दी और किसी को भनक तक नहीं लगी। और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर ही नहीं, अगर हम डोमेस्टिक लेवल पर देखें तो वहां भी बिल्कुल यही डोमिनेशन का खेल खेला जाता है। 2013 को याद कीजिए, जब प्रेसिडेंट शी जिनपिंग पहली बार सत्ता में आए थे। उन्होंने देश भर में एक बहुत बड़ी एंटी करप्शन ड्राइव शुरू की थी। बड़े बड़े मीटिंग रूम्स और दफ्तरों से लग्जरी एशट्रेज हिटवा दिए गए थे। एक पल के लिए ऐसा लगा कि शायद अब जाके जनता की पब्लिक हेल्थ में कोई बड़ा सुधार आएगा, लेकिन तभी इस टोबैको इंडस्ट्री ने अपने पर्दे के पीछे की असली ताकत दिखाई। इस डोनेट चार्ट पर गौर कीजिए, ये वहां की टोबैको रेगुलेशन कमेटी का गठन है। 8 लोगों की इस सुप्रीम कमेटी में पब्लिक हेल्थ को डिफेंड करने के लिए, उसकी आवाज उठाने के लिए सिर्फ और सिर्फ एक रिप्रेजेंटेटिव होता है,
जबकि बाकी बची हुई 7 कुर्सियों पर सीधे तौर पर टबैको इंडस्ट्री और उससे मुनाफे से जुड़े मंत्रालयों का कब्जा होता है। अब आप खुद तय कीजिए, मेजॉरिटी के इस एक तरफा खेल में कौन जीतेगा? जब भी पब्लिक हेल्थ से जुड़ा कोई कड़क नियम या प्रपोजल लाया जाता है तो ये 7 लोग मिलकर उस एक आवाज को दबा देते हैं और सारे प्रपोजल्स आसानी से ठंडे बस्ते में डाल दिए जाते हैं। लेकिन यहां रुककर एक बात क्लियर करनी जरूरी है। अगर आपको लग रहा है कि ये सिर्फ एक देश का प्रॉब्लम है, एक आइसोलेटेड नेशनल एनॉमली है, तो हम गलत हैं। ये एक ऐसी पॉलिसी बीमारी है जो नेशनल बॉर्डर्स को नहीं मानती। ये एक ग्लोबल इन्फेक्शन है। इस अगले सेक्शन में हम अपनी इन्वेस्टिगेशन का स्कोप थोड़ा ब्रॉड करेंगे और समझेंगे कि कैसे ये एक सिस्टमैटिक इंटरनेशनल प्रॉब्लम बन चुकी है। क्योंकि जब बात मुनाफे की आती है तो दुनिया की सबसे बड़ी वेस्टर्न मल्टीनेशनल कंपनियां भी बिल्कुल यही फॉर्मूला, यही साजिश अपनाती हैं जो हमने पहले देखी। इस टेबल पर ग्लोबल पॉलिसी फेलियर्स के कुछ क्लियर एग्जाम्पल्स हैं। सबसे पहले देखें इजिप्ट को, जो दुनिया का छठा सबसे बड़ा टोबैको मार्केट माना जाता है। वहां इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड यानी IMF ने देश की इकोनॉमी ठीक करने के नाम पर दबाव डाला कि सरकारी संपत्तियों का प्राइवेटाइजेशन करो। इस फोर्स प्राइवेटाइजेशन की आड़ में फिलिप मॉरिस जैसी जाइंट कंपनी ने एक पूरी तरह से रिग्ड डील के जरिए वहां के लोकल मार्केट को कंप्लीटली कैप्चर कर लिया। अब आते हैं यूरोपियन यूनियन पर। EU को तो दुनिया भर में सबसे कड़क और स्ट्रिक्ट रेगुलेटर माना जाता है ना, लेकिन वहां भी पर्दे के पीछे कुछ और ही चल रहा था। दस्तावेज बताते हैं कि EU ऑफिशियल्स और फिलिप मॉरिस के बीच कई ऐसी सीक्रेट मीटिंग्स हुई जिनकी कोई जानकारी जनता को या ट्रांसपेरेंट चैनल्स को नहीं दी गई। और इन मीटिंग्स का नतीजा क्या निकला? नतीजा ये हुआ कि जब मेक्सिको ने अपने नागरिकों की सेहत के लिए अपने सॉवरेन हेल्थ लॉज के तहत वेप्स और ई-सिगरेट्स पर बैन लगाना चाहा, तो उन्हीं यूरोपियन यूनियन के ऑफिशियल्स ने इंटरनेशनल ट्रेड रूल्स का हवाला देकर मेक्सिको को धमकाना शुरू कर दिया कि वो बैन हटा लें। एक देश के हेल्थ लॉज को दूसरे देश के ब्यूरोक्रेट्स प्रॉफिट के लिए दबा रहे थे। ग्लोबल सिस्टम और इंटरनेशनल बुलिंग के इन एग्जाम्पल्स के बाद अब हम अपना फोकस थोड़ा स्पेसिफिक रेगुलेटरी बॉडीज के स्ट्रक्चर पर लाते हैं। आइए इन्वेस्टिगेट करते हैं कि क्या होता है जब नियम बनाने वाले खुद इंडस्ट्री के फायदे के लिए काम करने लगें। खासकर हम देखेंगे यूनाइटेड स्टेट्स FDA को और उसके रिवॉल्विंग डोर यानी घूमने वाले दरवाजे के कंसेप्ट को, जो पब्लिक हेल्थ का सबसे बड़ा दुश्मन है। चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि ये रिवॉल्विंग डोर आखिर काम कैसे करता है। US FDA यानी फूड एंड ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन की मेन जिम्मेदारी है वहां की जनता की हेल्थ को बचाना, स्ट्रिक्ट एनफोर्समेंट करना। लेकिन इस इंटरनल प्रोसेस के स्टेप्स को ध्यान से देखिए। स्टेप 1, मान लीजिए एक वकील FADA में काम करता है। वहां उसकी सरकारी सैलरी लगभग 80 से 90 हज़ार डॉलर है। उसका काम है टोबैको कंपनियों पर नियम लगाना। स्टेप 2, कुछ साल वहां काम करने के बाद वो अचानक अपनी सरकारी नौकरी छोड़ देता है। और फिर आता है सबसे इंपॉर्टेंट स्टेप 3। वही सेम वकील तुरंत बिना किसी कूलिंग पीरियड के उन्हीं टोबैको कंपनियों के पास चला जाता है जिनका वो पहले रेगुलेटर था, और इस बार उसे $3 लाख या उससे भी कहीं ज्यादा का मैसिव सैलरी पैकेज मिलता है। ये कोई काल्पनिक कहानी नहीं है। पिछले 15 सालों में FDA के 2 दर्जन से ज्यादा सीनियर रेगुलेटरी वकीलों ने बिल्कुल यही रास्ता अपनाया है। अब आप बस ठंडे दिमाग से सोचिए, जो इंसान आज सरकारी कुर्सी पर बैठा है लेकिन कल को उन्हीं टोबैको कंपनियों में लाखों डॉलर्स की प्राइवेट नौकरी पाने का सपना देख रहा है, क्या वो अपने प्रेजेंट टेन्योर में उन कंपनियों के खिलाफ कोई कड़क फैसला लेगा? क्या वो उन्हें नाराज करेगा? बिल्कुल नहीं। इस फाइनेंशियल इंसेंटिव के कारण पूरे डिपार्टमेंट की रेगुलेटरी इंटेग्रिटी सिस्टमैटिकली कॉम्प्रोमाइज हो चुकी है। जब रेगुलेटर्स और वॉचडॉग्स इस तरह कॉम्प्रोमाइज हो गए तो इंडस्ट्री को लगाम फ्री मिल गई, और फिर इन्होंने अपने प्रॉफिट मार्जिन को बचाने के लिए एक नया और खतरनाक नैरेटिव शुरू किया, द हार्म रिडक्शन इल्यूजन, यानी नुकसान कम होने का भ्रम। इस हिस्से में हम इस नई साजिश का पर्दाफाश करेंगे कि कैसे एग्जिस्टिंग कानूनों से बचकर आने वाली नई पीढ़ियों को टारगेट किया जा रहा है। वक्त के साथ जब लोगों में हेल्थ अवेयरनेस आई और उन्हें धुएं के नुकसान समझ आने लगे, तो इन कंपनियों ने अपना धोखा देने का तरीका ही बदल लिया। एक पूरी एवोल्यूशन ऑफ डिसेप्शन चली। सबसे पहले मार्केट में लो टार सिगरेट्स आईं। उन्होंने जोर शोर से प्रचार किया कि इसमें टार कम है तो कैंसर का खतरा कम होगा। लेकिन प्योर साइंस ने बाद में साबित कर दिया कि ये एक लंबा झूठ था। असल में लो टार होने पर एक नॉर्मल स्मोकर निकोटीन की अपनी आदत वाली किक पाने के लिए उस धुएं को और भी ज्यादा गहराई तक अपने फेफड़ों में खींचता था, जिससे नुकसान उतना ही या उससे ज्यादा ही हुआ। जब लो टार का पर्दा फाश हुआ, फिर आए ई-सिगरेट्स और वेप्स। इन्हें लोगों के सामने हार्म रिडक्शन यानी सिगरेट छुड़ाने के सेफ विकल्प के रूप में पेश किया गया। जूल जैसी कंपनियों ने वेप्स की मार्केटिंग बिल्कुल वैसे की जैसे वो कोई नया कूल आईफोन या सिलिकॉन वैली का टेक गैजेट हो। नतीजा, एक पूरी नई यंग पीढ़ी इसकी आदी हो गई। और अब
इनका सबसे नया डिसेप्शन है सिंथेटिक निकोटीन पाउचेस। ये निकोटीन किसी खेत में तंबाकू के पौधे से नहीं आता, बल्कि इसे लेबोरेटरी में केमिकल्स के जरिए बनाया जाता है। क्यों? क्योंकि आम कानून टोबैको प्लांट पे लगता है। लेबोरेटरी में बनाए गए निकोटीन को यूज करके ये कंपनियां कानूनी दायरे, हेल्थ वार्निंग्स और भारी टैक्सेस से पूरी तरह बच रही हैं। उन्होंने प्रोडक्ट बदल दिया ताकि वो कानून की पकड़ में आए नहीं। और इस डिसेप्शन, इस भ्रम का नतीजा जमीन पर क्या हो रहा है, वो ये संख्या बहुत क्लियरली बयान करती है। 4000 से ज्यादा। ध्यान दीजिएगा, ये आंकड़ा सिर्फ साल 2025 का है, और वो भी अकेले अमेरिका का। एक ही साल में 4000 से ज्यादा ऐसे केसेस पॉइजन कंट्रोल सेंटर में रिपोर्ट हुए, जहां 6 साल से कम उम्र के बच्चों में सीवियर निकोटीन पॉइजनिंग देखी गई। इसका कारण क्या था? जिन जैसे सिंथेटिक निकोटीन पाउचेस। इन पाउचेस को मार्केट में एप्पल पाई, वाटरमेलन और स्ट्रॉबेरी जैसे मीठे फ्लेवर्स में बेचा जाता है, और इनकी पैकेजिंग बिल्कुल कैंडी जैसी लगती है। छोटे बच्चे इन्हें मीठी कैंडी समझकर खा लेते हैं, और क्योंकि इसमें हाईली कॉन्सेंट्रेटेड निकोटीन होता है, हालत यहां तक पहुंच गई कि कई बच्चों को भयंकर दौरे पड़े, उनकी हार्ट रेट शूट हो गई और उन्हें तुरंत आईसीयू में भर्ती कराना पड़ा। ये कोई बाय चांस एक्सीडेंट नहीं है, ये एक ऐसी ट्रेजेडी है जिसे कंपनियों ने लीगल लूपहोल से खेलते हुए अपने प्रॉफिट के लिए नोइंगली डिजाइन किया है। यहां तक हमने कॉर्पोरेट ग्रीड को इन्वेस्टिगेट किया, लेकिन हमारी इन्वेस्टिगेशन का आखिरी और सबसे डिप्रेसिंग चैप्टर उन लोगों के बारे में है जिन्हें हमें बचाना चाहिए था। हम इस फाइनल सेक्शन में एग्जामिन करेंगे बैलेंस शीट्स ओवर लाइव्स। कैसे नेशनल गवर्नमेंट्स, जो पब्लिक हेल्थ को प्राथमिकता देने के लंबे चौड़े वादे करती हैं, आखिर में आकर यूनिवर्सली अपने सिटीजन्स की सेहत को अपने टैक्स रेवेन्यू के आगे सैक्रिफाइस कर देती हैं। सो द क्रूशल पॉइंट इज, जब पैसा सामने आता है तो बड़े से बड़े आदर्श फेल हो जाते हैं। इसका सबसे करंट और स्टार्क एग्जाम्पल है न्यूजीलैंड का रिवर्सल। 2022 में जासिंदा आर्डन की सरकार ने एक ऐसा ऐतिहासिक फैसला लिया था जिसकी पूरी दुनिया में तारीफ हो रही थी। उन्होंने जनरेशनल स्मोकिंग बैन लगाया, जिसका मतलब था कि 2009 के बाद पैदा हुए किसी भी नागरिक को अपनी पूरी जिंदगी में कभी भी सिगरेट लीगली बेची ही नहीं जा सकती। यह पब्लिक हेल्थ की दुनिया में एक मॉन्यूमेंटल माइलस्टोन था, जो आने वाली पीढ़ियों को हमेशा के लिए इस लत से बचाने वाला था। लेकिन कानून पास होने के ठीक अगले साल 2023 में वहां सरकार बदल गई। नई सरकार ने आते ही अपने वोटर्स से टैक्स कट्स यानी टैक्स में छूट देने का वादा कर दिया। लेकिन टैक्स कट देने के लिए सरकार को कहीं और से पैसे की भरपाई तो करनी थी ना। तो उन्होंने क्या किया? उन्होंने बिना किसी झिझक, बिना किसी शर्म के उस लैंडमार्क हेल्थ कानून को तुरंत कूड़ेदान में डालकर रिपील कर दिया, सिर्फ और सिर्फ इसलिए क्योंकि उन्हें उन पुराने स्मोकर्स से आने वाला टोबैको टैक्स रेवेन्यू अपने बजट के लिए चाहिए था। एक ग्लोबली प्रेज्ड विकसित देश जो पूरी तरह स्मोकिंग फ्री होने की कगार पर था, उसने थोड़े से टैक्स एडजस्टमेंट्स के लिए अपनी आने वाली जनरेशन के फ्यूचर को दोबारा धुएं में ढकेल दिया। और ऐसा बिल्कुल नहीं है कि हम इस मुद्दे पर सिर्फ दूसरे देशों पर उंगली उठा सकते हैं। एक ऑब्जेक्टिव, इन्वेस्टिगेटिव नज़र इस कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट पर भी डालिएगा। 2019 में सरकार ने देश के नागरिकों और खासकर यूथ की सेहत बचाने का हवाला देते हुए ई सिगरेट्स और वेप्स पर पूरी तरह से नेशन वाइड बैन लगा दिया था। पब्लिक हेल्थ के नज़रिए से ये कदम लगता है, लेकिन ध्यान देने वाली बात उसके पीछे का कॉन्ट्रडिक्शन है। ठीक उसी समय और आज भी सरकार के पास अपनी संस्थाओं जैसे कि लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया (LIC) और सूटी के जरिए देश की सबसे बड़ी सिगरेट बनाने वाली कंपनी ITC में करीब 28% की भारी भरकम ओनरशिप स्टेक है। इसका मैथमेटिकल मतलब क्या हुआ? एक तरफ वही रेगुलेटरी बॉडी एक नए आने वाले कॉम्पिटिटर यानी ई सिगरेट को पब्लिक हेल्थ के नाम पर कंप्लीटली बैन करती है, वहीं दूसरी तरफ वो खुद उस पुराने, सबसे खतरनाक और डेडली ट्रेडिशनल टबैको मोनोपोली से हजारों करोड़ का भारी मुनाफा और डिविडेंड कमाती है। ये कितनी अजीब विडंबना है कि जो LIC जिंदगी के साथ भी, जिंदगी के बाद भी का इमोशनल वादा करती है, उसका बहुत बड़ा इन्वेस्टमेंट उस धुएं में लगा है जो हर साल लाखों लोगों की उन्हीं जिंदगियों को समय से पहले खत्म कर रहा है। सिस्टम चाहे कितना भी करप्ट या कॉम्प्रोमाइज क्यों न लग रहा हो, इस पूरे अंधेरे में उम्मीद की कुछ किरण जरूर नजर आती है। जब मैसिव इंटरनेशनल एजेंसीज प्रेशर में टूट जाती हैं, जब नेशनल लेवल की सरकारें मुनाफा देखकर हार मान लेती हैं, तब ग्रास रूट लेवल पर, ग्राउंड लेवल पर उतरकर काम करने वाली लोकल रेजिस्टेंस अपनी ताकत दिखाती है। कुछ समय पहले अफ्रीका में वहां के लोकल पत्रकारों ने BAT जैसी जायंट कंपनी की सीक्रेट और करप्ट लॉबिंग का बड़ा खुलासा किया, जिसने पब्लिक में ऐसी आग लगाई कि केन्या की सरकार को आकर नए और स्ट्रिक्ट कानून बनाने पर मजबूर होना पड़ा। और इसी तरह अमेरिका में एक हेल्थ एक्टिविस्ट हैं मॉरिन बुज़बी।
उन्होंने इन मोनोपोली जायंट से लड़ने का एक बिल्कुल नया जीनियस रास्ता दिखाया। मॉरिन बहुत अच्छे से जानती थीं कि अगर वो नेशनल या स्टेट लेवल पर इन मेगा कॉर्पोरेशंस को चैलेंज करेंगी तो उनके हाई पेड लॉबिस्ट उन्हें कोर्ट और पार्लियामेंट्स में आसानी से हरा देंगे। इसलिए उन्होंने स्ट्रैटेजी बदली। उन्होंने छोटे छोटे टाउन्स के लोकल हेल्थ बोर्ड्स को टारगेट करना शुरू किया, ऐसी जगहों पर जहां इन मल्टी बिलियन डॉलर कॉर्पोरेशंस के फैंसी वकील और लॉबिस्ट आसानी से नहीं पहुंचते या उन्हें सीरियस नहीं लेते। और उनकी इस मेहनत का नतीजा क्या निकला? उन्होंने एक एक करके 22 छोटे शहरों में सक्सेसफुली वही न्यूजीलैंड वाला जनरेशनल बैन लगवा दिया। इस छोटी सी क्वाइट स्ट्रैटेजी से उन्होंने करीब 6 लाख सिटीजन्स को हमेशा के लिए इन कंपनियों के टारगेट रेडार से बचा लिया। एक अकेली महिला और एक सच्ची नीयत ने लोकल लेवल पर इन जाइंट मोनोपोलीज की नींव हिला दी। आज के इस पूरे विश्लेषण को डीपली समझने के बाद, सारे ग्लोबल और लोकल दस्तावेज देखने के बाद एक क्लियर पिक्चर हमारे सामने आती है। जेम्स ड्यूक की उस 1880 वाली आधी सिगरेट मशीन से लेकर आज बच्चों को अट्रैक्ट करने वाले सिंथेटिक निकोटीन कैंडी तक बिजनेस मॉडल बिल्कुल जरा सा भी नहीं बदला है। बेसिक प्रेमिस वही है। पहले एक आदत बेचो, फिर उस आदत को केमिकल और मार्केटिंग के जरिए एक ऐसी खतरनाक लत बना दो कि उससे निकलना इंसान के लिए लगभग नामुमकिन हो जाए, और फिर उस इंसान को मौत आने तक उसके एडिक्शन से पैसा निचोड़ो। और सबसे दुख की बात यह है कि जिन गार्डियंस को हमें बचाना था वो खुद इस बैलेंस शीट का हिस्सा बन गए। जैसा कि इस फाइनल कोर्ट में बहुत सटीक तरीके से लिखा है, सरकारें नागरिकों को इंसान की तरह नहीं देखती, वो सिर्फ 140 करोड़ फेफड़ों को देखती हैं जो उनका टैक्स बजट बैलेंस करने के काम आएंगे। जब तक पॉलिटिकल कैंपेन्स, नेशनल बजट्स और इलेक्शन साइकिल्स इस धुएं के पैसे से चलते रहेंगे, तब तक शायद ही टॉप डाउन लेवल पर कानून सच्चे मन से बदलेगा। ये इन्वेस्टिगेटिव रिपोर्ट सिर्फ आपके सामने उन छुपे हुए फैक्ट्स को ओपनली रखने की एक छोटी सी कोशिश थी। अब आखिरी सवाल यह है कि इन सब चीजों को जानने के बाद आप अपने आसपास के लोकल हेल्थ रेगुलेशंस की सच्चाई को किस नजरिए से देखते हैं? क्या सच में हम और आप इन बड़ी मोनोपोलीज और सरकारों के आगे सिर्फ और सिर्फ एक बैलेंस शीट का छोटा सा हिस्सा बनकर रह गए हैं? इस बारे में सोचिए जरूर। इस डीपली इन्वेस्टिगेटिव पेशकश में मेरे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।